जो सलीम भाई का प्रयास है वो यहाँ शिव शक्ति धाम डासना में 22 मार्च को जो सम्मेलन रख रहे हैं, हम यथासंभव उनकी सहायता करेंगे। सम्मेलन पूरी तरह से ये एक्स मुस्लिम का है, लेकिन सुरक्षा चेक करो ये जुमला चेक करना दोस्तों। सम्मेलन एक्स मुस्लिम का है। हिंदू वहां क्या कर रहा है? जरा सुनो, हिंदू वहां क्या करने के लिए गया भाई? ये भी तो हमें बताओ ना। सॉरी, ये जरा सुनना। वो यहाँ शिव शक्ति धाम डासना में 22 मार्च को जो सम्मेलन रख रहे हैं, हम यथासंभव उनकी सहायता करेंगे। सम्मेलन पूरी तरह से ये एक्स मुस्लिम का है, लेकिन सुरक्षा कारणों से, क्योंकि आतंकवादियों से उन्हें खतरा है, सुरक्षा कारणों से सलीम भाई ने हमसे कहा है कि यहां अगर वाह 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 वाह, ये अच्छा सम्मेलन है कि सुरक्षा कह रहा है जी यहाँ मीटिंग हम इसलिए रख रहे हैं कि इनको मुसलमानों से खतरा है। और कमाल बात पता है क्या है? कमाल बात यह है कि सम्मेलन के बाद रोड पे निकल आए पोस्टर पकड़ के, इतना खतरा है। वाह, आगे पॉइंट रखूंगा मैं, आगे रखूंगा पॉइंट। ड्रामेबाज, फ्राडिये, इतना खतरा है कि सम्मेलन का नोटिफिकेशन जारी होता है कि अब के बाद तुमने रोडों पर खड़े होना है, पोस्टर पकड़ के रोडों पे घूमना है, इतना खतरा है। सही है। सम्मेलन हो जाए तो बहुत अच्छा। सलीम भाई की इस बात को, उनके निवेदन को मैं आदेश समझकर स्वीकार करता हूं, और आप लोग जो मानवता की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग यहां आपके स्वागत सत्कार की पूरी तैयारियां करेंगे। कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ये तो सब सलीम भाई जाने, लेकिन उनकी तैयारियां, उनका स्वागत अच्छे से हो, वो बिल्कुल सुरक्षित रहें, ये हमारी जिम्मेदारी है। लो जी, जिम्मेदारी ये अब आपके सामने था। सॉरी, किधर गया? तू तो निकल। ये सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको क्या कहा था? इन्होंने कहा जिम्मेदारी हमारी है। इन्होंने कहा जो एक्स मुस्लिम रोड्स पर निकलेंगे और हिंदुत्व के स्ट्रीट टेररिज्म को प्रमोट और सपोर्ट करेंगे, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी किनकी है? यति नारा सिंह आनंद की, ये उसने बोला। अब सवाल ये उठता है कि देश में पुलिस नाम का एक डिपार्टमेंट मौजूद है, ये गुंडे क्या कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या अगर इनकी सुरक्षा कवच के अंदर किसी एक्स मुस्लिम को रोड के ऊपर नुकसान पहुंचता है, उस नुकसान की जिम्मेदारी भी फिर इनकी होनी चाहिए, क्योंकि जो एजेंडा एक्स मुस्लिम रोड पर लेकर निकलेगा, ये हिजड़ा मूवमेंट जो है रोड पे लेकर निकलेगा, उसका रिएक्शन क्या आएगा? इनकी गाली गलोच, इनकी बदमाशी, इनके झूठ, इनके फ्रॉड। क्योंकि पहले ये सोशल मीडिया पर फ्रॉड बोलते रहे हैं, इनको कोई फर्क नजर नहीं आया। ये नेशनल टीवी पर झूठ बोलते रहे हैं, इनको कोई फर्क नजर नहीं आया। अब ये ग्राउंड पर निकलकर ये तमाशा करना चाह रहे हैं। सोचने की बात यह है कि उसका रिएक्शन कैसा आएगा और क्या आएगा, ये तो जब रोड पर ये लोग निकलेंगे उस वक्त होगा, और हम अपनी स्ट्रेटजी अभी आपके सामने रखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपने देखी। अब आपके सामने मैं आज का जो आखिरी पॉइंट है हमारी इस स्लाइड का स्ट्रेटजी के हवाले से, वो आपके सामने रखने लगा हूं। याद रखें, किसी भी चैलेंज को टैकल करने के लिए तब तक कोई स्ट्रेटजी नहीं बन सकती जब तक आपको पता ना हो कि वो चैलेंज क्या है और क्यों है। ये आपने याद रखना है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर मुस्लिम की स्ट्रेटजी क्या होगी, उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि देश में ऐसा क्या होने वाला है जिस वजह से ये चैलेंज क्या कोइंसिडेंस की सूरत में आ रहा है
ये पूरी प्लानिंग का हिस्सा है जिसके तहत हमें अपनी स्ट्रेटजी को तैयार करना है। नंबर 1, 3 अप्रैल को वक्फ बिल जो है वो पास होता है और 22 मार्च को इन एच मुस्लिम्स को इनवाइट किया जाता है कि वो रोडों पर निकलें, और उसके कुछ दिन बाद ही ये हमें रोडों पर निकलते हुए दिखाई देते हैं। याद रखना चाहिए कि ये वही शख्स है जो वक्फ बिल के ऊपर क्या कहता रहा है पास होने से पहले ही। आए आपको वो वीडियो सुनाते हैं ताकि आपको पता चले ये किस बड़े लेवल की गेम खेलने का प्लान कर रहे हैं। आए पहले आपको ये सुनाते हैं वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर। 30 तारीख 30 मार्च 2025 पहला नवरात्रा, हमारा पहला नवरात्रा है। शक्ति साधना का दिन है। जिन्हें मां से प्यार है, महादेव से प्यार है, अपनी बेटियों से प्यार है, अपनी पत्नियों से प्यार है, अपनी बहनों से प्यार है, अपनी माताओं से प्यार है, वो तो हमारा साथ दे और जंतर मंतर चले ताकत दिखाने के लिए। और जिन्हें अपनी बहन बेटियां नीलाम करवानी है और अपने मंदिर तोड़वाने हैं, वो आराम से घर में बैठे राजनीति करें। राजनीति बहुत हो गई, गांधीवाद बहुत हो गया, अब केवल नाथूराम गॉडसे की जरूरत है इस देश। हाँ जी दोस्तों, सुन रहे हो? किसकी जरूरत है? गौर से सुना है जी। हाँ, मुसलमान अगर कोई बात करे तो देशद्रोही, आतंकवादी, हाँ, और ये अपनी कम्युनिटी को उठाने के लिए बात करें तो ये ठीक। हाँ जी, ये गोडसे उस नाथूराम की बात कर रहा है जिसने गांधी को असैसिनेट किया था, आरएसएस का पिल्ला। ये साफ तौर पर ये कह रहा है कि हिंदू हथियार उठाएं। अब मैं ये कहता हूं कि क्या सारा सनातन धर्म इस तरह सोचता है? क्या सारे सनातनी देश के इस तरह सोचते हैं? नहीं, ये सनातनी नहीं है, ये हिंदुओं को ब्रेन वॉश कर रहा है, ये सनातनियों को ब्रेन वॉश और हाईजैक कर रहे हैं, सनातन धर्म को हाईजैक करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ये सुने जरा क्या बोलता है ये। अपने मंदिर तोड़वाने हैं, वो आराम से घर में बैठे राजनीति करें। राजनीति बहुत हो गई, गांधीवाद बहुत हो गया, अब केवल नाथूराम गॉडसे की जरूरत है इस देश में। एक एक गांधी के लिए जब तक 1,000 गॉडसे खड़े नहीं होंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। चेक करो जरा, एक एक गांधी के लिए जब तक एक 1,000 गॉडसे नहीं खड़े होंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मैं उन सनातनियों से कहता हूं कि गांधी मुसलमान था तो ये किसके मुकाबले के अंदर गोडसे को खड़ा करने की बात कर रहा है कि एक एक गांधी के मुकाबले में 1,000 गोडसे नहीं खड़ा होगा। मतलब पता क्या है? ये बेसिकली इनडायरेक्टली नहीं बल्कि मुझे डायरेक्टली कहने दीजिए, डायरेक्टली ये शख्स हिंदुओं को थ्रेट कर रहा है, खुद हिंदुओं को। जनाब हमारे साथ दीवान एंड ओनली आचार्य एक्स हिंदू अली रजा भाई पधार चुके हैं। अहलन वसालन अली भाई, क्या हाल चाल है जनाब? जी आया हूं आवाज़ हक स्टाइल के अंदर जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सलाम अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में भी और तमाम सुनने वालों की खिदमत में भी। आप प्लीज कंटिन्यू रखें, माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त बात हो रही है। जज़ाकल्लाह अली भाई, आप साथ रहिएगा, आप आए बाहर आई। चाहूंगा कि इस पर आपका तबसरा भी इंशाल्लाह हम लें, तो आप प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अच्छा जी, ये शख्स आपकी स्क्रीन के ऊपर जनाब ये देखें, ये बकायदा प्रॉपर हिंदुओं को थ्रेट कर रहा है। खड़े नहीं होंगे तब तक हम चैन के लिए जब तक एक एक की जरूरत है इस देश में। एक एक गांधी के लिए जब तक 1,000 गॉडसे खड़े नहीं होंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और ये जाते जाते क्या करेंगे?
हमें जेल में डाल देंगे या कत्ल करवा देंगे। करवा दो भाई, हमारे खून की एक एक बूंद इस मिट्टी में मिलकर बोलेगी। और जो आज हम बोल रहे हैं, हमारे शेर उस लड़ाई को लड़के दिखाएंगे। कि वालिया साहब दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? अरे विजय मिले या वीर गति, तब महादेव के नाम। लो जी, इनमें से किसी को पूछो ना कि महादेव का चरित्र पढ़ा है, तो इनकी पतलूनें गीली हो जाएंगी। इनमें से किसी एक को भी हम पूछें कि आओ महादेव के विषय पर ही हमारे साथ बात कर लो, महादेव था कौन और क्या करता था, उस पर बात कर लो, मां मर जाएगी इनकी। नारे लगवा लो, हर हर महाभगौड़ा, लो नारे अच्छा मरवा लो आमिर बस। भाई, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपको टोक रहा हूँ। ये मैंने बारासिंगा को देखा है, इसकी बकवास भी सुनी है थोड़ी सी। तो यहाँ पर कोई युद्ध चल रहा है, कोई जंग हो गई है। पता नहीं, इसने तो देश के पता नहीं क्या बना दिया है। अजीबो गरीब बात है भाई। हम मर जाएंगे, हम मार देंगे, हम ये तैयार कर रहे हैं, वो तैयार कर रहे हैं। हुआ क्या? उल्लू के पट्टे बारासिंगे, हुआ क्या है? हाँ, मैं कहता तो जी मेरा हैरान खून का हूँ। कतरा भी, खून का कतरा हाँ, बहा दो, मेरा फलाना कर दो, ये कर दो। ये क्या नहीं ड्रामा हुआ कर रहा क्या है है? इसने पकड़ के? हाँ। आमिर भाई हुआ क्या है? क्या हुआ है कि इसको खून बहाना पड़ रहा है? क्या हो गया? क्या मसला बना है? पता नहीं क्या इसको कब्ज हो गई है, कॉन्स्टिपेशन हो गई है इसे। तो उसका ये गुस्सा ये मुझे, मुसलमानों पे निकाल रहा है। वो सनातनी भाई बेवकूफ है, ये समझते। मुझे लगता है इन्होंने समझ लिया कि सनातनी शायद बेवकूफ ही होते हैं हमेशा। हम्म, तो ये क्या कर रहे हैं? ये मुझे तो समझ नहीं आ रही है भाई। हम बंदे तैयार कर रहे हैं, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। ये क्या क्या ड्रामेबाजी है भाई? हाँ, समझ आती है बात। कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो बंदा अपने घर वालों को इकट्ठा करता है कि भाई हमारा फलां के साथ कुछ झगड़ा हो गया। हालांकि ये भी जानवरों वाला तरीका है कि जब इंसानों की सोसाइटी में रह रहे हैं, जहां पर कानून व्यवस्था नाम की चीज मौजूद है, कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, वहां पर भी ये एक्ट नहीं बनता कि आप बंदे इकट्ठे करके लड़ने चले जाएं। वो भाई है और आप जानवर हैं। वो तो बड़ा सिंह, तुम तो हो, तो तुमने समझा हुआ कि सारे जानवर हैं। मैं तो इसकी ये बकवास सुन के हैरान हूँ आमिर भाई। मैंने समझा शायद कोई लड़ाई हो गई है। पता नहीं क्या इसने, जो ये तमाशा है उसके पीछे अली भाई, रीजन मैं आपको बताता चलूं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है अली भाई? जी जी, आपकी आवाज ठीक है। ठीक, जबरदस्त हो गई। अली भाई मैं आपको बताता चलूं, ये प्रॉपर एक प्लानिंग आई है। और ये प्लानिंग जो है बेसिकली मुसलमानों को बिजी रखने के लिए रोड्स पर, स्ट्रीट्स पर, और इसी तरीके से दंगे को भड़काने के लिए ये प्लान किया जा रहा है, ताकि मुसलमानों के इर्द गिर्द जो है घेरे को तंग किया जा सके। अब ये बात मैंने इसलिए रखी अली भाई कि 22 मार्च को मीटिंग चल रही है, ठीक है जी, और 30 मार्च को ये वक्फ जो बिल पास हो रहा है, जो अमेंडमेंट एक्ट आया है 2025, उसके ऊपर बात करने की ये शोर डाल रहा है। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, जो इन जनाब की है। ये क्या बात कर रहे हैं, जरा सुनिएगा जी। हिंदुओं, जहां तक भी मेरी आवाज जाए, याद रखिए 30 मार्च 2025 पहला नवरात्रा शक्ति प्रदर्शन से शुरू कीजिए। इस बार का नया साल शक्ति प्रदर्शन से शुरू कीजिए। वक्फ बोर्ड को खत्म करवाने के लिए 10 बजे सही जंतर मंतर दिल्ली पहुंचिए। वक्फ बोर्ड को खत्म करवाने के लिए, हाँ जी, वक्फ बोर्ड को खत्म करवाने के लिए उल्लू के जी जी। पट्टे वो अमेंडमेंट चल रही है उधर। ये शक्ति प्रदर्शन क्यों तुझे करनी पड़ रही है? ये है इनकी राजनीति, गुंडागर्दी। लोकसभा पर, राज्यसभा पर, सुप्रीम कोर्ट्स पर दावा बोलकर और बदमाशी करके ये अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। ये इनका तरीकाकार है। ओ भाई, अमेंडमेंट चल रही है अपने अपर हाउस और लोअर हाउस के अंदर, बात है लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल। तू उधर शक्ति प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गया है। तो अब अगर मुसलमान निकले हैं
तो फिर उनको तुम बोल दोगे आतंकवादी हैं जी, देशद्रोही हैं। यानी तुम्हें हक हासिल है कि तुम शक्ति प्रदर्शन करने के लिए इन्फ्लुएंस बढ़ाओ, दबाव बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, गुंडों को लेके आओ। मुसलमान को हक हासिल नहीं है कि वो पिटीशन भी दे दे। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसमें वक्फ अमेंडमेंट के हवाले से करीबन, जब तक मेरी इंफॉर्मेशन है, करीबन 12 से 14 के करीब पिटिशंस जो हैं वो दायर हो चुकी हुई हैं। और इसी तरीके से इसके ऊपर कहा जा रहा है कि बहस होनी चाहिए। अजीबो-गरीब चीज़ जो देखें, अब तो मामला सबके सामने इन्फॉर्मेशन आ चुकी हुई है। तो ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने 16 पन्नों की करीबन को एक अमेंडमेंट है, उसको आप लोग गौर से पढ़ सकते हैं। तो ये याद रखना चाहिए कि वक्फ की जो टेक्निकलिटीज़ हैं, वो तो जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे कि कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया गया है, ठीक है? और इसी तरीके से कैसे ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया है और कम्युनिटी के राइट्स को वायलेट किया गया है, वो तो लीगल एक्सपर्ट्स रखेंगे। मगर यहाँ देखने की चीज़ ये है कि इन्होंने बड़े तरीके के साथ जो है वो मुसलमानों की यूनिटी को तोड़ने की बड़ी टेक्नीक इस्तेमाल की है। यहाँ से एक शातिर मानसिकता का भी प्रदर्शन हमारे सामने आ रहा है कि एक ऐसा हथकंडा इस्तेमाल किया गया है जिससे मुसलमानों की यूनिटी को बखेरा जा सके वक्फ के जरिए, क्योंकि एक बड़ी तादाद के अंदर मुसलमानों को डबल माइंडेड किया गया है, कंफ्यूज किया गया है इस हवाले से। तो यकीनन जब इसके ऊपर बात होगी तो फर्क पता चलेगा, बट इसका इम्पैक्ट ग्राउंड के ऊपर क्या पड़ने वाला है, उस चीज से डाइवर्ट करने के लिए नंबर 1 कोई सोच सकता है कि वो मुस्लिम लोग, वो यूथ जो रिलीजियस है, जो रेजिस्टेंस कर सकती है। याद रखें, हर समाज के अंदर 2 तरह के लोग होंगे, ठीक है? एक वो जो रिलीजियस हैं और एक वो जो रिलीजियस नहीं है। जो रिलीजियस लोग होंगे उनमें आगे 2 प्रकार के लोग हैं। कुछ वो हैं जो खामोशी के साथ अपनी नमाज, अपना रोजा, अपनी पूजा, अपना पाठ, अपना जो दूसरे तीसरे चीजें हैं वो कर कर चलते बनेंगे। और एक वो हैं कि जो एक्टिव हैं सोसाइटी के अंदर, वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं, वो पॉलिटिक्स के अंदर रोल प्ले करते हैं, वो सोशल इश्यूज के अंदर अपनी राय रखते हैं, ठीक है ना? वो क्रिटिकल एक थिंकिंग रखते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो, जाहिर बात है, आवाज उठाएंगे, एक बड़ी तादाद है। उसका हल ये है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो इन्होंने खड़ी की थी सोशल मीडिया पर, उसके नाकाम होने के बाद इन्होंने ग्राउंड के ऊपर ये टेक्निक जो मैंने आपके सामने रखी थी ना, इन्होंने करने की कोशिश की है। तो यहां हम इस पॉइंट को आपके सामने रखने लगे हैं कि कैसे मुस्लिम की स्ट्रेटजी यहां पर क्या होनी चाहिए। देखें, एच मुस्लिम्स को जब ये रोड पे उतारेंगे, रोड पे उतार कर या किसी मुसलमान को भड़का कर, किसी मुसलमान को गाली गलौज करके उसके साथ लड़ झगड़ के ये हालात को खराब करने की कोशिश करेंगे, या फिर चंद एक्स मुस्लिम्स को बलि का बकरा बनाएंगे, आग की लकड़ी बनाएंगे, जिसके नतीजे के अंदर दंगा फूटने के चांसेस हैं। तो याद रखें, अगर देश के अंदर ये एक्स मुस्लिम्स के कंधे पर रख कर बंदूक चला के दंगा भड़का सकते हैं, उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो मुसलमान जो वक्फ बिल के ऊपर जिनके ऑब्जेक्शंस हैं, जिनकी आपत्तियां हैं, वो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता लेने के लिए यूनाइट हो रहे हैं, रोड्स पर इकट्ठे हो रहे हैं, या लॉयर्स जो हैं वो बकायदा अपनी फर्म्स तैयार हो रही हैं, उस पर मेहनत हो रहा है, उस पर काम हो रहा है, ये उसको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए मुसलमानों की यूनिटी को तोड़ने में इस हिजड़ा मूवमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने ज़हनी तौर पर तैयार रहना। तो यहाँ सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो इस चैलेंज को सामने रखते हुए करेंगे कि इस वक्त हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। ये आपने याद रखना है, जो मैं आपके सामने और भी आगे डिस्कस करता हूं। दूसरी चीज आपको याद रखना चाहिए कि नवंबर में बिहार जो स्टेट है उसके इलेक्शंस आने वाले हैं। याद रखना है, बिहार में करीबन 90% यानी 88 से 90% मैं रफ रेशो दे रहा हूं। वैसे तो ओवरऑल जो उसकी पॉपुलेशन है
वो 2011 के सेंसस के मुताबिक अब तो बढ़ चुकी है 13 करोड़ के करीब, मगर आपने ये याद रखना है कि बिहार की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के मुताबिक 10 करोड़ और 30 से 40 लाख बताई जा रही थी। मगर जो 2025 का सर्वे सामने आ रहा है उसके मुताबिक बिहार की टोटल पॉपुलेशन जो है ये करीबन 13 से 13.5 करोड़ के करीब पहुंच गई है। तो नवंबर 2025 में इसी साल बिहार के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, याद रखिएगा। और उसमें जो आपकी 16 सीटें हैं जो अपर हाउस के अंदर काउंट होती हैं, 16 के करीब सीटें। याद रखना चाहिए ये सीटें, ये जो सीट्स होती हैं ये बेसिकली वोट बनती हैं जब कोई बिल पास होना होता है। लिहाजा बिहार के अंदर इस वक्त जो सीएम है नीतीश कुमार साहब, ये करीबन पिछले 10 साल से सीएम है वहां पर, 2015 से ऑनवर्ड। और ये बेसिकली जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है एनडीए, उससे इनका ताल्लुक है, जो कि पहले अलायंस था जेडी के साथ मगर वो टूटा। अब ये एनडीए की बेस पर बिहार के अंदर सीएम है। अब आपने एक चीज याद रखनी है, इनको हटाने की तैयारी चल रही है और बीजेपी दबा के ये गेम अपने हाथ में करना चाह रही है। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी पॉलिटिकल सिनेरियो से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है जी, कोई लेना देना नहीं है हमारा। मगर यहां एक चीज सोचने की जरूर है कि एक पार्टी देश के अंदर वाकईतन ऐसी है जो हमने इनकी सीक्रेट मीटिंग्स हैं जो हिंदुत्वा के और इस्लामोफोब्स की, पॉलिटिशियंस की नहीं, हिंदुत्वा की और इस्लामोफोब्स की, ये पूरे तरीके से साफ नजर आ रहा है कि इनको लगता है कि जनाब हमें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इन सारे कामों के अंदर। हम नहीं कहते, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको ऑडियो सुनाई, ये कहते हैं जाकिर नाइक को हटाने में गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट किया, हिंदुत्वा वालों को। इसी तरीके से कई लोगों को बेल दिलाने में ये कहते हैं गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया। तो अब ये लोग अपना सीएम लाना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि बिहार में मेजोरिटी हिंदुओं की है, तो बिहार को नेक्स्ट इन्होंने अपनी लेबोरेटरी बनाना है। इलेक्शन सर पर है नवंबर में, उससे पहले ये लोग चाहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को प्रवोक किया जाए। साफ सीधी बात, जो कि ये दूसरी स्टेट्स के अंदर करते आ रहे थे। लिहाजा उसका नतीजा ये निकलेगा कि अगर हम एक्स मुस्लिम्स को बिहार में, महाराष्ट्र में, दूसरी जगहों पर निकालेंगे, ठीक है, यूपी में, दिल्ली में, कई रोड्स के अंदर हम निकालेंगे जब एक्स मुस्लिम्स को, तो मैंने आपको बताया कि आपको लग रहा होगा गिनती के ये 4-5 लोग हैं, मगर गिनती के 15-20 लोग हैं। मास्क पहनकर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ लोग सोच रहे हैं। नहीं, याद रखें, स्ट्रेटेजिकली एक आदमी को आगे रखा जाता है, पूरी प्लानिंग के तहत उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा हिंदुत्व की तरफ से। वो नुकसान जो है वो चूंकि मुस्लिम के कंधे पर रखकर बात की जाएगी और ये कहा जाएगा चूंकि ये इस्लाम के खिलाफ बोल रहे थे लिहाजा इनको नुकसान पहुंचाए, लिहाजा मुसलमान है। हिंदुओं को भड़काऊ भाषण दिए जाएंगे जिसके नतीजे के अंदर एक्स मुस्लिम बली का बकरा बनेगा और उसके कंधे पर रखकर हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाया जाएगा, जिसके नतीजे में ये न्यूज फैलती है। उसके नतीजे में हिंदुओं के दिल के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलती है। लिहाजा इलेक्शन करीब है, बिहार स्टेट इनको इनके हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। लिहाजा इन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि इस इलेक्शन से पहले पहले हर उस हरबे को इस्तेमाल करें जो हिंदू को मुसलमान से नफरत करवा सके, क्योंकि बिहार के अंदर इन्होंने जो 88% यानी 80+% हिंदू है या नॉन मुस्लिम है और मिलाकर दूसरों को भी, तो ये उनका वोट जो है वो मुसलमान के खिलाफ हासिल कर सकें। मुझे यहां पर ये चीज इसलिए रखनी पड़ रही है कि हम अपनी स्ट्रेटजी को तब तक आपके सामने नहीं रख पाएंगे या आप नहीं रख पाएंगे अपनी अपनी चैलेंजेस को, तब तक आप अपनी स्ट्रेटजी तय नहीं कर सकते। लिहाजा हमारे सामने अब 3 बड़े चैलेंजेस हैं। नंबर 1, मुस्लिम सोसाइटी को
अपने राइट्स के लिए यूनाइट होना है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लीगल राइट्स, मॉरल राइट्स, रिलीजियस राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स, उनके लिए यूनाइट होना है। उस यूनिटी को तोड़ने के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी उन ऐवानों से जहां से लेजिस्लेशन आती है, उन प्रेमिसेस से लेके ऑल द वे टुवर्ड्स द मार्केट्स, स्ट्रीट्स, मोहल्लाज, योर सोसाइटीज, योर कॉलोनीज, उन तक इस आग को फैलाया जा रहा है ताकि हर जगह से मुसलमानों को टाइट किया जा सके, उनको कॉर्नर किया जा सके, उनको बुली किया जा सके। अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपके सामने रखी कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका धंधा ही नफरत है, जिसका मकसद ही नफरत की बुनियाद के ऊपर देश को बांटना है, जिसका मकसद ही हिंदू मुस्लिम या हिंदू दूसरी कम्युनिटीज करवा के जिन इलाकों के अंदर मसीही पावर के अंदर यानी मसीही मेजोरिटी में है या मसीहियों की ज्यादा तादाद है, उन सोसाइटीज के अंदर ये हिंदू मसीह करवाते हैं। जिन सोसाइटीज के अंदर सिख मौजूद है वहां हिंदू सिख करवाते हैं। जहां मुसलमान तादाद के अंदर मौजूद है वहां हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। लिहाजा इनका तरीका वारदात ही ये है कि ये कर्म की बेस पर वोट नहीं लेते, जन्म की बेस पर वोट लेते हैं। याद रखें, प्राचीन भारत के अंदर पंडितों ने या उन लोगों ने जात पात के नाम के ऊपर लोगों को बांटा था, कर्म के नाम पर नहीं। इसी तरह आज कुछ सनातनी हाईजैक कर रहे हैं सनातन धर्म को, और हिंदुत्व के ये एजेंट और पिल्ले बने हुए हैं जो लोग हाईजैक कर रहे हैं इस नैरेटिव को, और वो ये कर रहे हैं कि वो कर्म की बेस पर वोट नहीं मांग रहे बल्कि जन्म की बेस पर वोट मांग रहे हैं। वो वोट इस बेस पर इकट्ठा कर रहे हैं कि कोई हिंदू परिवार से है, और वो इस बेस पर नफरत कर रहे हैं कि ये मुसलमान परिवार से है। जबकि सनातन धर्म की बेस अगर आप जो हमें बताते हो सनातनी हो, आपकी मानकर चलें, तो आप तो हमें बताते हो कर्म की बेस पर। इसका मतलब है अगर आप इनके नैरेटिव को सपोर्ट करो तो साफ पता चलता है कि आप लोग भी ये मानते हो कि चीजों में जन्म की बेस पर आप मतभेद करते हो, ना कि कर्म की बेस पर। अगर जन्म की बेस पर नहीं करते तो आपको मानना पड़ेगा कि चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, अगर वो देश के हित के लिए, देश की कल्याणकारी के लिए, देश की शांति, अमन और उन्नति के लिए कार्य कर रहा है तो उसका सम्मान होना चाहिए, उसकी इज्जत और उसका वकार होना चाहिए। ये वो अच्छा आगे चैलेंजेस हैं। भाई, जी एक चीज मैं माजूर चाहता हूँ, आपको टोक जी रहा जी हूँ। जी जी, दैट्स ओके। महाभारत के हवाले से इसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे वो हिजड़े से याद आ गया कि ये अक्सर जो इनके नेता होते हैं, ये नेतागिरी मुझे लगता है कि इन्होंने अपने शास्त्रों से सीखी है, अपने भगवानों से सीखी है। हिजड़ों का इस्तेमाल पहले भी एक युद्ध में हुआ है। श्री कृष्ण जी स्वयं क्या बात महाभारत में, हाँ, महाभारत युद्ध में जब ये मौजूद थे, भीष्म पितामह जो था ना, वो मारा नहीं जा रहा था। कृष्ण जी ने तो अर्जुन को ये लॉलीपॉप दिया था भगवत गीता में कि मैंने इन सबको मार दिया हुआ है, तुमने तो बस तलवार चलानी है। वहां पर जब तलवार चलवानी पड़ी तो इनके छक्के छूट गए श्री कृष्ण जी समेत। ये फिर हिजड़ों को लेके आए, एक हिजड़े को लेके आए। उन्होंने कहा जी देखें, भीष्म पितामह एक मर्द है और ये कभी भी किसी हिजड़े पर या औरत पर हाथ नहीं उठाता। लिहाजा अगर भीष्म पितामह को मारना है, शिकस्त देनी है, तो इस हिजड़े का इस्तेमाल किया जाए। इस हिजड़े को आगे अपनी ढाल बना के चलें। भीष्म पितामह कभी इस पर हमला नहीं करेगा क्योंकि वो एक गैरतमंद इंसान है। लिहाजा ये हिजड़े को आप साथ लेके जाएं। जब आप निशाने पर पहुंच जाए, आपके टारगेट पर भीष्म पितामह आ जाए, तो तब आप उसको टारगेट कर देना। तो तब उस हिजड़े को इस तरह सामने रख के और उसको ये बता के कि हम तुम्हारे प्रोटेक्टर हैं, तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। इसी तरह उस हिजड़े को सामने लाके तो उस भीष्म पितामह को इन्होंने मारा था। मुझे ये वाकया याद आ गया कि ये हिजड़ों को युद्ध के अंदर लेके आना, इस ये खास इनका मुद्दा रहा है जो महाभारत पुस्तक के अंदर आज भी दर्ज है। जबरदस्त। जी जी, इसको बीच में ऐड करके थोड़ा सा बताइए, ये इससे तो नहीं इन्होंने प्रभावित हो गए? अली भाई बड़ा जबरदस्त आपने वैसे उदाहरण दिया है, यकीन करें बड़ा हैवी किस्म का दिया है, क्योंकि इससे तो क्लियर हो रहा है जो हम सनातनी को समझाना चाह रहे हैं कि ये इसका मतलब है पहले भी इस तरह की हरकत राजनीति के बेस पर की गई है। आ, हिजड़े को आगे कर कर ये काम करवाया गया है, तो इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि ये जो एच मुस्लिमों को कह रहे हैं ना पोस्टर पकड़ के बाहर निकलो ताकि कोई भी चलता फिरता हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, सुरक्षा कवच हम बनेंगे, तो ये सुरक्षा कवच के अंदर जो है ना काम खराब हो जाना है, और उसके अंदर से इन्होंने खुद कुछ कर करा के मुसलमानों पे बाद में डाल देना है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक रखी अली भाई, ये बड़ी जानदार मिसाल आपने दी, जबरदस्त माशाल्लाह। जी अली भाई आप कुछ और भी ऐड कर लें, करना चाह रहे हैं?
नहीं, आप बात अपना कंक्लूड करें। माशाल्लाह जबरदस्त। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह अली भाई का हमेशा की तरह बड़ा शानदार इजाफा आपने देखा।